नमस्कार दोस्तों, हमने पिछली क्लास में कोशिका की सामान्य जानकारी पढ़ी थी। आज हम उसी टॉपिक को लेते हुए आगे चलते हैं। तो हमारा टॉपिक तो वही है, कोशिका, जिसके बारे में हम पहले सामान्य जानकारी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आज हम इसके अंदर अध्ययन करेंगे कोशिका के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोशिका में दो चीज़ें होती हैं। एक तो होती है झिल्लियाँ, एक तो झिल्लियाँ होती है, और दूसरी चीज होती है इसके अंदर जीव द्रव्य। जीव द्रव्य, ठीक है। अब झिल्लियाँ दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की झिल्लियाँ होती है इसके अंदर। ठीक है, कौन कौन सी होती है? एक तो होती है इसके अंदर कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, और एक होती है कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। ठीक है, अगर हम बात करें जीव द्रव्य की, तो जीव द्रव्य के अंदर दो चीजें मिलेगी हमें। एक तो मिलेगा भैया केंद्रक, ठीक है, और एक इसके अंदर मिलेगा हमारे को कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। और इस कोशिका द्रव्य के अंदर, जिसकी हम बात करें जीव द्रव्य में पाया जाता है, इस कोशिका द्रव्य में मिलेगा हमारे को कोशिकांग, और कोशिकांग जो कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले होंगे, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिका, लाइसोसोम, प्लास्टिड, उनके बारे में अध्ययन करेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोशिका भित्ति पढ़ते हैं आज। ठीक है, सर्वप्रथम कोशिका भित्ति की बात करते हैं। सबसे पहला टॉपिक कोशिका भित्ति, जिसे हम कहते हैं सेल वॉल। ठीक है, कोशिका भित्ति, सेल वॉल, सेल वॉल। ठीक है, इसकी बात करते हैं। कोशिका भित्ति की बात करते हैं तो कोशिका भित्ति हमने पहले पढ़ा था, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। तो कोशिका भित्ति की अगर हम बात करें तो ये कोशिका भित्ति जो होती है ये जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। ठीक है, यानी कि यह जंतु कोशिका में, यह जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। ध्यान रखना, इसके आधार पे हम जंतु और पादप कोशिका में अंतर कर सकते हैं। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है, पाई नहीं जाती है, और यह पादप कोशिका में पाई जाती है, यह पादप कोशिका में पाई जाती है, यह पादप कोशिका में पाई जाती है। ठीक है, अब हमारे जो लार होती है, ठीक है, उस लार के अंदर एक पाया जाता है लाइसोजाइम नामक एंजाइम, लाइसोजाइम नामक पदार्थ पाया जाता है। अब ये लाइसोजाइम जो होता है ये क्या काम करता है? ठीक है, लाइसोजाइम कोशिका भित्ति को गलाने का कार्य करता है, लाइसोजाइम कोशिका भित्ति को गलाने का कार्य करता है, कोशिका भित्ति को गलाने का कार्य करता है। लाइसोजाइम जो होता है ये कोशिका भित्ति को गलाने का कार्य करता है। ठीक है, अब जैसे कि अलग अलग पादप के अंदर बात करें कि कोशिका भित्ति किससे मिलकर के बनी हुई है, उसके बाद कवक के अंदर किस प्रकार से कोशिका भित्ति का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पादपों में। ठीक है, पादप के अंदर कोशिका भित्ति देखें। ठीक है, तो पादपों में कोशिका भित्ति, पादपों में कोशिका भित्ति, पादपों में कोशिका भित्ति जो होती है वो सेलुलोज, पादपों में कोशिका भित्ति सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और लिग्निन की बनी होती है। पेक्टिन व लिग्निन की बनी होती है, पेक्टिन व लिग्निन की बनी होती है। ये ध्यान रखना हमारे को कि कोशिका भित्ति का निर्माण किस किस चीज से हुआ है।
ठीक है। तो पादपों की अगर हम बात करें तो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और लिग्निन, इनसे मिलकर के कोशिका भित्ति का निर्माण हुआ है। और अगर हम बात करें कवक की, कवकों की हम बात करते हैं कि कवक जो है उन कवकों में कोशिका भित्ति का निर्माण किससे हुआ है, ठीक है। कवक की अगर हम बात करें तो कवक में कोशिका भित्ति, कवक में कोशिका भित्ति, कवक में कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक में कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, ठीक है। अब ये हमारे को याद रखना है, ठीक है, कि कवक में जो कवक की बात हो रही है, कवक में कैसे कवक और कैसे काइटिन, ठीक है, कवक में काइटिन की बनी हुई होती है। इसके अलावा हम बात करें कि शैवाल में, तो दोस्तों शैवाल के अंदर अगर हम बात करें तो शैवाल में जो कोशिका भित्ति होती है, शैवाल में कोशिका भित्ति, शैवाल में कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति सेलुलोज, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, मेनोज, मेनोज व कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, जिसका अणुसूत्र है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, की बनी होती है। यानी कि अगर शैवाल में पूछ लिया जाए कि भैया शैवाल में कोशिका भित्ति का निर्माण किससे हुआ है, ठीक है, तो ध्यान रखना हमें सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, मेनोज और कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इससे मिलकर के बनी हुई है, ठीक है। तो दोस्तों एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और उसके बाद हम आगे चलते हैं। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों कि हम जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं उसको आप कॉपी पेन लेकर के बैठे और उसको नोट करते जाइए, ठीक है, क्योंकि हमारे पास अगर व्यवस्थित रूप से हर चीज़ लिखी हुई रहेगी तो हमें बाद में पढ़ने में आसानी होगी, ठीक है। तो आप पेन और कॉपी लेकर के बैठिए, हम कोशिका का जो हमारा पिछला अध्याय है उसको भी देखिए, उससे भी नोट कीजिए और हर चीज़ को नोट करते हुए जाइए, ठीक है। और आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। हाँ तो दोस्तों देखिए अब आगे चलते हैं, ठीक है। अभी हमने बात करी थी कि कोशिका भित्ति का निर्माण किस किस चीजों से मिलकर के हुआ है। अब इसमें हम पादप पढ़ चुके कि पादपों में कोशिका भित्ति किससे मिलकर के बनी हुई है और कवकों में किससे मिलकर के बनी हुई है, शैवाल में किससे मिलकर बनी हुई है। अब हम बात करते हैं एक बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया यानी कि जो जीवाणु होता है, ठीक है, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, ठीक है। अब जीवाणुओं में जो कोशिका भित्ति होती है इसका निर्माण किससे हुआ, ठीक है। तो जीवाणुओं में कोशिका भित्ति, जीवाणुओं में कोशिका भित्ति, जीवाणुओं में कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है, या हो सकता है भैया म्यूरिन, ठीक है, या हो सकता है पॉलीसेकेराइड की बनी होती है, पॉलीसेकेराइड की बनी होती है, पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। यानी पादपों में अगर हम बात करें तो जीवाणुओं में हम बात करें तो कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन, म्यूरिन या पॉलीसेकेराइड की बनी होती है, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। कोशिका भित्ति त्रिस्तरीय होती है, त्रिस्तरीय होती है, मतलब इसमें 3 स्तर होते हैं, 3 परतें होती है, ठीक है। कोशिका भित्ति के अंदर
3 परतें होती है। त्रिस्तरीय का मतलब हो गया 3 परतें होगी यहाँ पे, ठीक है। अब वो 3 परतें कैसे होगी देखो, जैसे कि ये हमारे कोशिका भित्ति है, जैसे कि ये हमारे पादप कोशिका है, और पादप कोशिकाओं के अंदर हम बात करें तो पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति। अब कोशिका भित्ति हमें पता है पादप कोशिकाओं में किससे मिलकर के बनी होती है, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन और लिग्निन से मिलकर के बनी हुई होती है, ठीक है। अब इसके अंदर कितने स्तर होते हैं, 3 स्तर होते हैं, ध्यान रखना 3 परतें होती है। अब वो 3 परतें कौन कौन सी होती है, बाहरी परत कौन सी होती है, आंतरिक परत कौन सी होती है, ठीक है, वो किससे मिलकर के बनी हुई होती है, उसके बारे में भी हम जान लेते हैं, ठीक है। तो सवाल कहीं से भी आ सकता है हमारे परीक्षा के अंदर, ठीक है। अब देखो जैसे कि हमारे पादप कोशिका है, ठीक है। अब ये पादप कोशिकाओं में सबसे बाहरी जो ये परत दिख रही है, ये सबसे बाहरी परत, ठीक है, ये बाहरी परत, ठीक है, जिसको हम कहते हैं मध्य पटलिका, मध्य पटलिका। एक तो परत ये हो गई, ठीक है। इसके बाद जो दूसरे नंबर की परत आती है हमारे पास, ये वाली, ठीक है, सेकंड नंबर की, इसका नाम है हमारे प्राथमिक भित्ति। ये प्राथमिक भित्ति है, ठीक है, इसका नाम क्या होगा, प्राथमिक भित्ति, प्राथमिक भित्ति, ठीक है, प्राथमिक भित्ति। और इसके बाद जो ये लास्ट में आ रही है, ठीक है, ये है द्वितीयक भित्ति। तो ये 3 परतें होती है जिससे निर्माण होता है, ठीक है, ये हो गई द्वितीयक भित्ति, द्वितीयक भित्ति। सबसे पहले निर्माण होता है मध्य पटलिका का, ठीक है, उसके बाद में प्राथमिक और द्वितीयक बनते हैं, और यहाँ पे हमारे जीव द्रव्य, इसके अंदर जीव द्रव्य, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य पाया जाएगा। ये मध्य पटलिका है, प्राथमिक भित्ति है और द्वितीयक भित्ति है, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करते हैं कि जो ये मध्य पटलिका है, ठीक है, ये मध्य पटलिका किससे बनी हुई होती है, ठीक है। तो देखो दोस्तों, हमने 3 परतों की बात करी थी यहाँ पे, त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय का मतलब हो गया कि 3 परतों से कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। अब वो 3 परतें कौन कौन सी भैया, ठीक है, 3 परतें कौन कौन सी हैं, 3 परतें हैं मध्य पटलिका, मध्य पटलिका, और इसके अलावा बाद में प्राथमिक भित्ति, प्राथमिक भित्ति, और फिर आ जाएगी द्वितीयक भित्ति, ठीक है, द्वितीयक भित्ति। अब सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य पटलिका की। पहली परत मध्य पटलिका, मध्य पटलिका, मध्य पटलिका, ठीक है, यह सबसे बाहरी परत होती है, यह सबसे बाहरी परत होती है, सबसे बाहरी परत होती है, ठीक है, ध्यान रखना, सबसे बाहरी परत यही होती है, सबसे प्राथमिक परत भी यही होती है, सबसे पहले बनने वाली, ठीक है। तो मध्य पटलिका, ठीक है, यह कैल्शियम, यह कैल्शियम पेक्टेज, कैल्शियम पेक्टेज व मैग्नीशियम, मैग्नीशियम पेक्टेज, कैल्शियम पेक्टेज व मैग्नीशियम पेक्टेज की बनी होती है। कैल्शियम पेक्टेज और मैग्नीशियम पेक्टेज की बनी होती है, ठीक है। तो जब फल जो पकता है ना, फल पकने पर ये मध्य पटलिका क्या हो जाती है, गुल जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर सबसे पहले कि ये मध्य पटलिका सबसे बाहरी परत होती है कैल्शियम पेक्टेज। ध्यान रखना किससे मिलकर बनी हुई है, कैल्शियम पेक्टेज और मैग्नीशियम पेक्टेज से मिलकर की ये बनी हुई है, 2 चीजों से बनी हुई है, कैल्शियम पेक्टेज और मैग्नीशियम पेक्टेज से बनी हुई है। यह 2 कोशिकाएं कौन सी, लगातार, यानी कि जिनको हम कहते हैं संलग्न कोशिका, ठीक है, संलग्न, संलग्न का मतलब हो गया 2 कोशिकाएं आपस में जुड़ी हुई है। तो ये 2 संलग्न कोशिकाओं, ये 2 संलग्न कोशिकाओं के मध्य, 2 संलग्न कोशिकाओं के मध्य
सीमेंट का कार्य करती है, सीमेंट का कार्य करती है। ठीक है, दो कोशिकाओं के मध्य सीमेंट का कार्य करती है। जैसे कि ये कोशिका है और ये कोशिका है, तो इन दोनों के मध्य में क्या करेगी, सीमेंट का कार्य करेगी, आपस में जुड़ी हुई है। ठीक है, साथ में ये भी ध्यान रखना कि जैसे ये हमारे मध्य पटलिका होगी, तो इस तरफ और इस तरफ सबसे पहले निर्माण कौन सी भित्ति का होगा, प्राथमिक भित्ति का। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि मध्य पटलिका के दोनों ओर, मध्य पटलिका के दोनों ओर प्राथमिक भित्ति, मध्य पटलिका के दोनों ओर प्राथमिक भित्ति का निर्माण होता है। मध्य पटलिका के दोनों ओर प्राथमिक भित्ति का निर्माण होता है। ठीक है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और साथ में कॉपी में लिखते हुए रहिए। ठीक है, ताकि क्या होगी कि आसानी होगी बाद में, जब भी कभी हमारे को मान लो कि वीडियो देखने का टाइम नहीं है, कॉपी में लिखा हुआ है, तो हम रिवीजन क्या कर सकते हैं, जल्दी से कर सकते हैं। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। सब दिख रहा है। हाँ, तो दोस्तों देखिए, अब हम आगे चलते हैं। हमने मध्य पटलिका के बारे में पढ़ा है। इसके बाद जो दूसरी इसकी परत आती है वो है प्राथमिक भित्ति। ठीक है, प्राथमिक भित्ति, साथ के साथ आप इसको याद भी करते जाइए। ठीक है, क्योंकि अगर हम रोज का रोज याद करेंगे तो फिर वो हमारे ऊपर बाहर नहीं चलेगा। ठीक है, प्राथमिक भित्ति की बात करें तो यह सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, हेमीसेलुलोज और प्राथमिक है तो पेक्टिन, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज व पेक्टिन की बनी होती है। ठीक है, यानी कि जो हमारे प्राथमिक भित्ति होती है, ठीक है, वो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज दो तो याद रहेंगे हमें, क्योंकि भित्ति के अंदर ये दोनों तो आते ही है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज। और प्राथमिक यानी कि पी से प्राथमिक और पै से पेक्टिन, पै से प्राथमिक और पै से पेक्टिन याद हो जाएगा। अब इसके बाद हम लास्ट जो है द्वितीयक भित्ति, इसके बारे में बात करते हैं, द्वितीयक भित्ति। ठीक है, तो द्वितीयक भित्ति का निर्माण किससे हुआ है, यह सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और लास्ट है ये, तो लास्ट से हमें याद रखना है भैया लिग्निन, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज व लिग्निन की बनी होती है। ठीक है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज व लिग्निन की बनी होती है। तो ये हमारे कोशिका भित्ति के 3 स्तर हो गए। ठीक है, कोशिका भित्ति जो है वो त्रिस्तरीय होती है, 3 स्तरों से मिलकर के बनी हुई होती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि भैया इसके कार्य क्या है, कोशिका भित्ति के कार्य क्या है। ठीक है, हमारे परीक्षा में पूछा जा सकता है कोशिका भित्ति का निम्न में से कौन सा कार्य नहीं है या कौन सा कार्य है। तो कोशिका भित्ति के कार्य, कोशिका भित्ति के कार्य, तो सबसे पहला काम तो यही है भैया कि ये पादपों को निश्चित आकृति और आकार प्रदान करती है। यह पादपों को निश्चित आकृति, जंतुओं में तो होती नहीं है ये, निश्चित आकृति व आकार प्रदान करती है। ठीक है, पादपों को निश्चित आकृति और निश्चित आकार प्रदान करती है। साथ में दूसरा काम है इसका, अभी हमने देखा कि ये 2 कोशिकाओं के बीच की एक सीमेंट का काम कर रही है। तो ये 2 कोशिकाओं के मध्य
यह दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों के आवागमन में सहायक है। यानी दो कोशिकाओं के मध्य जब पदार्थों का आदान प्रदान होगा, आवागमन होगा, तो उसमें ये सहायक है। ठीक है। साथ में यह पादपों को यांत्रिक सहारा देती है भैया। यह पादपों को यांत्रिक सहारा यानी कि उनको दृढ़ता प्रदान करती है। ठीक है। तो यह पादपों को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है और इसी के साथ में ये सबसे क्या है, बाहरी परत है। कोशिका भित्ति जो है क्या है, सबसे बाहरी परत है, सबसे बाहरी बाहर होती है। ठीक है। तो यह कोशिका की बाह्य वातावरण व रोगाणुओं से रक्षा करती है। ठीक है। रोगाणुओं से रक्षा करती है, बाह्य वातावरण से और रोगाणुओं से ये क्या करती है, रक्षा करती है। ठीक है। तो ये थे इसके कार्य। तो इन कार्य में से पूछा जा सकता है कि कोशिका भित्ति के कार्य क्या है, निम्न में से कौन सा कार्य कोशिका भित्ति का नहीं है, या निम्न में से कौन सा कार्य कोशिका भित्ति का है। तो ध्यान रखिए भैया, एक ऑप्शन हमारे को मिलेगा कौन सा कार्य कोशिका भित्ति का है। हो सकता है कि 3 ये दे दे, लास्ट में लिख दे उपयुक्त सभी, तो सारे कोशिका भित्ति के कार्य हो जाएंगे। ठीक है। तो प्रश्न किसी भी तरीके से बन सकता है, हमें ये चीजें दिमाग के अंदर रखनी है, स्टोरेज। ठीक है। ये हमें कभी भी पूछ लिया जाए तो हमें याद रहनी चाहिए। ठीक है। तभी हमारे एग्जाम में ये जो पढ़ा रहे हैं वो सब चीज़ें सक्सेस है, और आप जो पढ़ रहे हो वो सक्सेस है। और अगर याद नहीं है, कॉपी में केवल लिखी हुई है, तो वो मात्र केवल लिखी हुई है, वो हमारे को परीक्षा में किसी प्रकार से मदद नहीं देगी। ठीक है। तो अब ये तो हमारे कोशिका भित्ति हुआ। ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। हाँ देखो, अब आगे बढ़ते हैं। तो झिल्लियों में सबसे पहले हमने कोशिका भित्ति पढ़ा। अब दूसरी झिल्ली के अंदर बात करें तो भैया हमारे पास आती है कोशिका झिल्ली। सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। ठीक है। अगर कोशिका झिल्ली के हम अन्य नामों की बात करें, इसके अन्य नाम क्या है, अन्य नाम। ठीक है। इसके अन्य नाम भी है। कोशिका झिल्ली के अलावा इसको कोशिका कला भी कहते हैं, कोशिका कला भी इसको कहा जाता है, कोशिका कला। इसके अलावा इसको प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा इसको जीवद्रव्य कला भी कहा जाता है, जीवद्रव्य कला भी कहा जाता है। ठीक है। अब कोशिका झिल्ली को कोशिका कला दो वैज्ञानिकों ने नाम दिया भैया। ठीक है। कोशिका कला दो वैज्ञानिक थे, एक तो थे भैया क्रेमर व दूसरा नाम है नेगली। क्रेमर व नेगली ने कहा था इसको कोशिका कला। ठीक है। कोशिका कला नाम किसने दिया, क्रेमर और नेगली, दो वैज्ञानिक। जीवद्रव्य कला की बात करें तो प्लोव ने कहा था, प्लोव। जीवद्रव्य कला किसने कहा, प्लोव ने कहा। जीवद्रव्य कला नाम किसने दिया, प्लोव ने नाम दिया। कोशिका कला नाम किसने दिया, क्रेमर और नेगली ने नाम दिया। ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं कोशिका झिल्ली जो है, ये ध्यान रखना, कोशिका झिल्ली पादप व जंतु दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। पादप व जंतु दोनों कोशिका में पाई जाती है, पादप व जंतु दोनों कोशिका में पाई जाती है। ये ध्यान रखना, ये दोनों के अंदर होती है, पादप कोशिका में भी पाई जाती है और जंतु कोशिका में भी पाई जाती है। ठीक है। इसके बाद हम बात करें तो यह प्रोकैरियोटिक
प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। हमने पहली क्लास में इसमें बात करी थी कोशिका की, जो पहली क्लास पढ़ी हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं को हमने जाना था। तो ये प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कोशिका दोनों में समान होती है भैया, कोई अंतर नहीं है, दोनों में समान होती है, ठीक है, समान रूप से होती है दोनों के अंदर, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। इसके अलावा कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य झिल्ली है, अर्धपारगम्य झिल्ली है भैया, ठीक है। किसी चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली, चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली, चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली, कोशिका झिल्ली कैसी है? चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? चयन का मतलब हो गया भैया सेलेक्टिव, यानी कि ये चयन करेगी कि कौन से पदार्थ अंदर जाने चाहिए और कौन से नहीं जाने चाहिए, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली। ये भी इसका एक नाम हो सकता है, ध्यान रखिए नाम है इसका, ठीक है, कि चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली किसे कहते हैं? तो कोशिका झिल्ली को चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करें, ये जो होती है यह प्रोटीन व फास्फोलिपिड की बनी होती है, फास्फोलिपिड की बनी होती है, ठीक है, प्रोटीन और फास्फोलिपिड की बनी होती है। इसमें सामान्य बस यही ध्यान रखना हमें, प्रोटीन और फास्फोलिपिड की बनी होती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें कि जो कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली त्रिस्तरीय होती है, कोशिका झिल्ली भी त्रिस्तरीय होती है, ध्यान रखना। जैसे हमने कोशिका भित्ति के 3 स्तर पढ़े, उसी प्रकार जो कोशिका झिल्ली होती है इसके भी 3 स्तर होते हैं, त्रिस्तरीय होती है, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। हाँ तो दोस्तों देखिए, अब आगे चलते हैं। अब कोशिका कला में एक सिद्धांत आता है, ठीक है, हम कोशिका कला पढ़ रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका कला, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली, ठीक है। तो इसके अंदर एक सिद्धांत आता है, ठीक है, जिसका नाम है कोशिका कला का सैंडविच सिद्धांत, या इसको त्रिस्तरीय मॉडल भी कहा जाता है। कोशिका कला का त्रिस्तरीय मॉडल भी इसको कहते हैं। अब सबसे पहले तो बात करें भैया, ये देने वाले जो वैज्ञानिक है वो कौन थे, ठीक है। ये मॉडल या ये सिद्धांत जो सैंडविच सिद्धांत है, ये किसने दिया? यह सिद्धांत डेनियल व डॉसन ने दिया था, डेनियल व डॉसन ने दिया, ठीक है। 2 वैज्ञानिक थे, डेनियल और डॉसन, इन दोनों ने यह सिद्धांत दिया था कोशिका कला का सैंडविच सिद्धांत, ठीक है। अब जैसे कि सैंडविच, अब सैंडविच तो खाया ही है हमने, कभी ना कभी तो खाया होगा, ठीक है। अब सैंडविच में क्या होता है? जैसे कि सैंडविच में ऊपर और नीचे क्या होता है? ब्रेड होता है ऊपर और नीचे, बीच के अंदर उसके अंदर क्या होता है? मसाला भरा हुआ रहता है। उसी प्रकार इन्होंने क्या कहा था कि जो कोशिका कला है वो कोशिका कला के ऊपर और नीचे यानी कि 3 परतें होती है। हमने अभी त्रिस्तरीय मॉडल पढ़ रहे हैं, 3 परतें होगी। तो जो ऊपर की और नीचे की परत होगी वो प्रोटीन से मिलकर के बनी होगी, और बीच में क्या होगा भैया? द्विस्तरीय फास्फोलिपिड के अणु होंगे, ठीक है। यानी कि इस सिद्धांत के अनुसार ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार द्विस्तरीय
द्विस्तरीय फास्फोलिपिड, द्विस्तरीय फास्फोलिपिड, द्विस्तरीय फास्फोलिपिड अणुओं के अंदर व बाहर, अंदर व बाहर प्रोटीन की परतें होती है, प्रोटीन की परतें होती है, प्रोटीन की परतें होती है। कैसे? यानी कि जैसे कि यहां पे तो क्या होगा, हमारे प्रोटीन के अणु होंगे कोशिका झिल्ली के अंदर, ये प्रोटीन के अणु हो गए, ठीक है, प्रोटीन के अणु। ये तो हो गई दो परतें, जैसे सैंडविच में दो ब्रेड होते हैं ऊपर नीचे, वैसे ये क्या हो गया, प्रोटीन के अणु, प्रोटीन के अणु, ठीक है, ये प्रोटीन के अणु और ये भी प्रोटीन के अणु। तो ये प्रोटीन के अणु मिलकर के प्रोटीन की परत बन जाएगी, प्रोटीन के अणु प्रोटीन की परत का निर्माण कर लेंगे। और इसके यहाँ मध्य में द्विस्तरीय फास्फोलिपिड, द्विस्तरीय फास्फोलिपिड के अणु होंगे, ठीक है। तो यहाँ मध्य में क्या पाए जाएंगे, द्विस्तरीय फास्फोलिपिड के अणु। जैसे हमारे सैंडविच में मसाला होता है बीच में, यहाँ पे मसाले की जगह क्या है भैया, द्विस्तरीय फास्फोलिपिड, ठीक है। तो ये था हमारा कोशिका कला का सैंडविच मॉडल, ठीक है, या सैंडविच सिद्धांत। यहाँ पे क्या हो गया, द्विस्तरीय, द्विस्तरीय फास्फोलिपिड, द्विस्तरीय फास्फोलिपिड हो गया, ठीक है, फास्फोलिपिड, ठीक है, फास्फोरस और लिपिड से बना हुआ, ठीक है, और लिपिड होते हैं हमारे वसा के व्युत्पन्न। तो ये था हमारा सैंडविच मॉडल, इसको हम सैंडविच मॉडल कहते हैं। बस हमें ये ध्यान रखना है कि सैंडविच मॉडल किसने दिया था, डेनियल और डॉसन ने दिया था, और उसके बारे में सामान्य जानकारी है हमारे पास कि द्विस्तरीय फास्फोलिपिड अणुओं के अंदर और बाहर, यानी कि ऊपर या नीचे या अंदर या बाहर, ठीक है, या जैसे कि ऊपर और नीचे हो गया, अंदर या बाहर, यहाँ दो प्रोटीन की परतों के बीच में द्विस्तरीय फास्फोलिपिड होगा, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, एक सिद्धांत और है कोशिका कला का, ठीक है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। हाँ तो दोस्तों देखिए, ये कोशिका कला का हमारा सैंडविच सिद्धांत था, ठीक है, त्रिस्तरीय मॉडल था। एक मॉडल और आता है जिसका नाम है तरल मोज़ेक मॉडल, ठीक है। कोशिका कला का, कोशिका कला का तरल मोज़ेक, तरल मोज़ेक मॉडल, तरल मोज़ेक मॉडल। ये तरल मोज़ेक मॉडल जो है, ये भी दो वैज्ञानिकों ने दिया था, ठीक है। यह मॉडल जिसमें से देखो, कोशिका कला का तरल मोज़ेक मॉडल, ये मॉडल जो है दो वैज्ञानिकों ने दिया था। अब दो वैज्ञानिक कौन कौन से भैया, एक वैज्ञानिक का नाम है हमारे निकोलसन, निकोलसन, और दूसरा है सिंगर, निकोलसन सिंगर, निकोलसन व सिंगर ने दिया। ये मॉडल जो है दो वैज्ञानिकों ने दिया था, एक तो निकोलसन है और एक सिंगर है, ठीक है। अब ये क्या कहते हैं, हाँ तो दोस्तों अब ये सिद्धांत जो है, ये मॉडल जो है निकोलसन और सिंगर ने दिया था, ठीक है। अब हम चलते हैं, देखो ये सिद्धांत क्या कहता है। इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार या इस मॉडल के अनुसार, ठीक है, इस मॉडल के अनुसार क्या बात कही गई है, इस मॉडल के अनुसार क्या कहते हैं, देखो निकोलसन और सिंगर, इस मॉडल के अनुसार जो हमारे कोशिका कला होती है, कोशिका कला, कोशिका कला की आंतरिक, कोशिका कला की आंतरिक व बाह्य, आंतरिक व बाह्य परत प्रोटीन की होती है, आंतरिक व बाह्य परत प्रोटीन की होती है, तथा मध्य परत में, मध्य परत में वसा तथा लिपिड पाए जाते हैं,
वसा तथा लिपिड पाए जाते हैं, ये बात कही गई है। हमें तो केवल इतना ध्यान रखना, देखो कि ये जो कोशिका कला का तरल मोज़ेक मॉडल है ये किन वैज्ञानिकों ने दिया था, ठीक है। कोशिका कला का तरल मोज़ेक मॉडल जो है वो निकोलसन और सिंगर ने दिया। हमें ये याद रखना। अब क्या चीज़ है उसके बारे में, जैसे कि हमें ये तो पता होना चाहिए कि तरल मोज़ेक मॉडल क्या है, क्योंकि जब हम नाम याद करेंगे तो वो तो याद हो जाएंगे, लेकिन हमें ये तो पता होना चाहिए कि ये मॉडल है क्या, क्या कहा गया है। तो ये ध्यान रखना कि इस मॉडल के अनुसार कहा है कोशिका कला की जो आंतरिक और बाह्य परत होती है वो किसकी होती है, प्रोटीन की होती है, और जो बीच वाली परत होती है मध्य परत, उस मध्य परत में वसा और लिपिड पाए जाते हैं, ठीक है। अब बात करें कि भैया ये लिपिड क्या होते हैं, लिपिड, ठीक है, जैसे कि नाम आया था अभी फास्फोलिपिड, ठीक है, और भी अन्य प्रकार के लिपिड है। तो लिपिड होते क्या है, वसा के व्युत्पन्न लिपिड कहलाते हैं, यानी कि वसा से बने हुए, वसा से उत्पन्न हुए चीजें वो लिपिड कहलाते हैं। वसा से बने हुए जो भी होगी कि वो लिपिड कहलाएंगे। तो वसा के जो व्युत्पन्न होते हैं हम उनको क्या कहते हैं, लिपिड कहते हैं। अब बात करें कि जो कोशिका कला है इसका कार्य क्या है। कोशिका कला या कोशिका झिल्ली, कोशिका कला या कोशिका झिल्ली का कार्य, ठीक है, क्या कार्य है इसका, कोशिका कला या कोशिका झिल्ली, यह आंतरिक विसरण व परासरण, आंतरिक विसरण व परासरण की क्रिया का नियमन करती है। आंतरिक विसरण व परासरण की क्रिया का नियमन करती है, यानी कि कोशिकाओं के अंदर जो पदार्थों का आवागमन होगा परासरण की क्रिया के द्वारा, विसरण की क्रिया के द्वारा, उनका ये क्या करेगी, क्रिया का नियमन करेगी, उसको संचालित करेगी। इसके अलावा हमने पढ़ा था चयनात्मक पारगम्य झिल्ली, चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली है, ठीक है। तो चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली, इसका मतलब ये चयन करेगी कि कौन से पदार्थ कोशिका में जाने चाहिए और कौन से नहीं जाने चाहिए, ठीक है, कोशिका के अंदर। और साथ में ये काम तो हो गया। इसके अलावा यह कोशिकांगों, ये कोशिकांग की रक्षा करती है, ठीक है, ये कोशिकांग की भी रक्षा करती है, ध्यान रखना, ठीक है, कोशिकांग उनकी रक्षा करेगी, ठीक है, और साथ में ये आंतरिक विसरण और परासरण की क्रिया का नियमन करेगी। तो आज दोस्तों हमने जो हमारा जो टॉपिक था आज का कोशिका, उस कोशिका में से हमने आज केवल झिल्लियां पढ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके कोशिकांग पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके अंदर हमारे केंद्रक भी है और जो हमारे कोशिका द्रव्य वो भी इसके अंदर पढ़ेंगे कोशिका में, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।